जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारे संस्थान से किरण सिंह राठी का 96 रैंक से सिलेक्शन हुआ है आरजेएस 2021-22 में। इस सफलता अर्जित करने के लिए और इस मुकाम को हासिल करने के लिए केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से किरण सिंह राठी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो जो कहानी है या कविता जो है कविता, वो किरण के मामले में पूर्ण रूप से लागू होती है। ये 12वां मेंस था इनका, 12वां वो मेन एग्ज़ाम था। दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के मेंस भी लिखे, यूपी के भी लिखे, एमपी के भी लिखे और राजस्थान में दूसरा इंटरव्यू था इनका। बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रयास है वो जारी रखे, हरक्यूलन एफर्ट्स किए इस मंजिल को है वो प्राप्त करने के लिए, और अंतिम रूप से ये जो है इन्होंने अपनी उस मंजिल को प्राप्त किया ईश्वरीय कृपा से। किरण सिंह 1 साल पहले जब ये वैकेंसी आई नहीं थी, उससे पहले है वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी इन्होंने। हरियाणा से है बेसिकली। कुछ समय बाद जो है रेगुलर क्लास में ऑनलाइन जुड़ते थे, जो आप में से भी जो लोग क्लासेस ले रहे थे, तो ये रिप्लाई भी अच्छा देते थे वहाँ जो अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन होता था उसके अंदर। और उसके बाद ये जयपुर शिफ्ट हो गए। जयपुर शिफ्ट होने के बाद रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस भी ली इन्होंने, और लाइब्रेरी में खूब है वो अकेले बैठ के इन्होंने पढ़ा, मेंस के टाइम भी, प्रीलिम्स के टाइम भी और इंटरव्यू के टाइम भी। हालांकि इससे भी और अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो सकते थे जो इनकी क्वालिटी है उसके अनुसार, बट कई बार भाग्य का भी कुछ खेल होता है। कोई एक पेपर यदि आपका कमज़ोर रह जाता है तो रैंक आगे पीछे हो जाती। रैंक कोई मायने नहीं रखते। फर्स्ट रैंकर जो सेलेक्ट हुआ वो भी आरजेएस है, और 120 रैंक जो भावना सिंह कल क्लास में आए थे वो भी आरजेएस है। सेम उनको सैलरी मिलेंगे, सेम अलाउंसेस मिलेंगे, सेम उनका जो है, और जो भी फैसिलिटी एक जुडिशल ऑफिसर के लिए बराबर है, कोई अंतर नहीं। केवल आगे जाके प्रमोशन में फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। जो फर्स्ट रैंकर है वो 6 महीने पहले प्रमोट हो जाएंगे, और जो पीछे की रैंक है वो 6 महीने या 1 साल बाद में प्रमोट होंगे। इतना सा फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। खैर, अंतिम रूप से जो इनका चयन हुआ 96 रैंक से, वो वाकई है वो काबिल तारीफ़ है। ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों में योग्यता है वो नहीं थी। जो 370 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, या इससे पहले मेंस जो लिखा था लगभग है वो 1800 या 2000 लोगों ने, उनमें क्वालिटी नहीं, ऐसा नहीं है। उन हज़ारों लोगों में से छंट के उन्होंने 120 के अंदर जो जगह बनाई है, उसके लिए कठोर मेहनत के दौर से गुजरना पड़ा इनको, और उसी का परिणाम है वो आज के सामने, आपके सामने आज। सबसे पहले मैं भारतीय संस्कृति के वो अनुसार किरण सिंह राठी को है वो आमंत्रित करूंगा यहाँ स्टेज पे, और उसके बाद साक्षी है वो को आमंत्रित करूंगा कि वो इनका जो है वो माल्यार्पण करके और इनको गुलदस्ता है वो भेंट करके इनका स्वागत और सम्मान करे केडी एडवांस लॉ क्लासेस की तरफ से। आइए इधर से। उधर बैठिए। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ किरण को और पूरे परिवार को इनके अब वो इस सफलता को अर्जित करने के लिए, इस मुकाम को है वो हासिल करने के लिए। और मैं इसी कड़ी में किरण सिंह राठी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी है वो बताएं आपको,
और किस तरीके से जो है वो इन्होंने प्रीलिम्स में प्रिपरेशन की, उसके बाद मेंस में प्रिपरेशन की, कैसे इंटरव्यू में वो प्रिपरेशन की और अल्टीमेटली ये गोल या ये मंजिल है वो उन्होंने हासिल की। चालू करके देना, ये रख दीजिए, आप उधर उधर दे दीजिए। हेलो एवरीवन। इधर आ जाओ आप, इस तरफ। आवाज़ पहले तो देखना, चेक करना आ रही प्रॉपर। थोड़ा उस तरफ, थोड़ा सा बस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म विशेस एंड वेलकम। मैं यहीं बैठती थी इसी लेन में, कभी इस सीट पे कभी इस सीट पे, और लगता था कि शायद हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी था कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगी। बट फिर भी यूँ था कि हाँ पढ़ना है, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा। और मैंने सर को बोला था पहले ही कि सर अगर मेरा नहीं हो तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा एडमिशन दे देंगे क्या? तो सर ने कहा था नहीं, आपका इसी बार हो जाएगा, मैं शपथ पत्र पे आपको लिख के देता हूँ। और सर की बात सच हुई। एंड प्रीलिम्स जो हुआ था वो 28 नवंबर को हुआ था। एंड मैंने केडी सर को ज्वाइन किया था जुलाई 15 को, और जो नोटिफिकेशन था वो आया था 22 जुलाई को। और 22 जुलाई के बाद मैंने खुद को भुला के पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने आज कॉम किया हुआ है ढंग से, बट उस वक्त मुझे नहीं पता था। मैं कैसे बन बना के आती थी और चप्पल और पजामे में मेरी जर्नी रही है। बस मेरा टारगेट इतना होता था कि जो सर ने पढ़ाया है वो मैं उनको सुना सकूं। मैं जब रोड क्रॉस करके आती थी तब भी मैं याद करते हुए आती थी। मैं यहाँ बैठती थी मैं तब भी, और जब तक मेरा नंबर नहीं आ जाता था तब तक मुझे यूँ रहता था कि मुझे सर को सुनाना है, किसी भी कॉस्ट पे मुझे सर को सुनाना है, क्योंकि मैं अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी। प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ किए, जो सर ने एमसीक्यूज़ दिए थे, कोई नहीं छोड़ा, कई कई बार करे। और मैंने 30-40 हज़ार एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व किए थे। और हिंदी इंग्लिश के लिए जो क्लासेस थी वो मैंने ली थी, और उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस की थी एमसीक्यूज़ की। तो प्रीलिम्स का तो सिर्फ एक ही था कि एमसीक्यूज़ आप 20, 30, 40, 50 हज़ार जितने कर सकें आप उतना करिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो एमसीक्यूज़ का ही है ना। और उसके बाद फिर जब यूँ था कि जब मेरा स्कोर बन रहा था 83 बन रहा था, फिर बाद में 82 हो गया, उसके बाद मैं मेंस पर लग गई थी। फिर जो सर की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं था। हालांकि मुझे लगता था कि मैं और लिख लूँ और प्रैक्टिस कर लूँ, बट मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं था। टेस्ट सीरीज़ से बाहर मेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं था। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता था कि मैं उसको कैसे लिखूं। और जो सर ने केस लॉज जो सीपीसी पे हैं, सेक्शन 211 पे हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे, नलिनी बाय, ये सब केस मैंने लिखे भी थे, मेंस में लिखे भी थे, बट ठीक है, मतलब नहीं, मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा। आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, बाय हार्ट फॉलो कीजिए, मेरा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। खुद पे भरोसा रखिए, जहाँ आते हैं वहाँ पे भरोसा रखिए, और खूब पढ़िए। एक कोने की सीट पकड़ लीजिए लाइब्रेरी में, और जब आप पढ़ें तो सिर्फ आप और आपकी बुक, कोई थर्ड पर्सन नहीं। आपसे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपकी बुक से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये दिन ऐसा देखूंगी, यहाँ पे आऊँगी, सोचती थी, लेकिन आज आऊँगी ये मुझे आज रियलाइज़ हुआ है। कल से मैं अभी भी ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं पता कि अच्छा हो गया, सब कह रहे हैं अरे तू आरजेएस बन गई, तो ये लग रहा है अच्छा बन गई, ठीक है। तो मेहनत हाँ की, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मेहनत सही डायरेक्शन में, जो कि वो मुझे सर ने करवाई है। क्योंकि सर से पहले मैंने 10 मेंस लिख चुकी थी, 11 मेंस, मेरा नहीं हुआ। तो इसी बार क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन मेरी सही थी। और मैं सर को रोज़ पूछती थी, सर मेरा हो जाएगा ना? एक ही सवाल, सर मेरा हो जाएगा ना? अब मेरा ये बचपना था या मेरा वहम था, जो भी था, मुझे माफ़ कीजिए सर, उसके लिए मैंने आपको बहुत परेशान किया। बट आप फॉलो कीजिए, जो सर आपको करवाते हैं उतना तो आप याद कर लीजिए,
उतना आप लिख के देखिए। जो सर ने करवाया है वो आप याद करें, उसके अलावा आप लिख के देखिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था, मेंस का ना था ना होगा। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों मेरे यहीं से क्लियर हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बैठिए, थोड़ा थोड़ा उधर भी घुमा लिया कर, स्टूडेंट्स भी साथ में आ जाए। खैर, जिस चीज़ का लंबे समय से किरण को इंतज़ार था कि कब बन जाऊं जज या आरजेस, जो सपना इन्होंने संजोया था अपने बचपन के अंदर, अल्टीमेटली भगवान ने वो इनका सपना है वो कंप्लीट किया। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें, अपने पेरेंट्स का वो और अच्छा नाम करें, एक अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में इनके उज्जवल भविष्य की वो कामना करता हूँ। और आप सभी स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं किरण को, आपको इनसे सीख लेने की आवश्यकता है कि ऐसा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। पहली बार सफलता वो कुछ लोगों को मिलती, कुछ भाग्यशाली लोगों को। द्वितीय टाइम भी है वो कुछ लोगों को जो मेहनती होते हैं उनको मिल जाती। कई बार क्या वो कैंडिडेट्स को तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार भी प्रयास है वो करना पड़ता है। और ऐसा भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान से जब तराइन का दूसरा युद्ध है वो जीता था, उससे पहले 17 युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और सब हारा था वो। इवन तराइन का प्रथम युद्ध जो था 1191 का, वो भी हारा था। और 1192 का जो सेकंड युद्ध था वो उसमें वो भी धोखे से जीता था। कैसे? धोखे से वो जीता था। तो इसलिए जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार आप असफल हो गए तो आपकी क्वालिटी है वो समाप्त हो गई, या आप मैं कैलिबर ही नहीं है एग्ज़ाम निकालने का, ऐसा नहीं हो सकता है। वो परिस्थितियां हैं वो ऐसी रही कि आप प्रॉपर है वो नहीं तैयारी कर पाए, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जो एग्ज़ाम निकालने के लिए आवश्यकता, और एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। स्व अवलोकन करिए, आप अपनी कमियों को है वो जानिए, क्या कमी रही पिछले एग्ज़ाम में, और उस जो है वो उक्ति को या कथन को भी आप याद रखिए, असफलता सफलता की सीढ़ी, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता जो है वो सफलता की सीढ़ी है। हर व्यक्ति जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस पहला प्रयास किया और सफल हो गए। वो कुछ लोग ऐसे 5%, 10% लोग हैं जो बस उनको सहज ही मोती है वो मिल जाते हैं, बाकी सहज नहीं मिलते हैं। बहुत है वो गोते लगाने पड़ते हैं वो मोती मिलने के लिए या मंजिल है वो प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है असफलता से, बल्कि सीख लेने की ज़रूरत है। हाँ, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक बार तो झटका लगता ही है जब वो नहीं हो, चाहे कोई भी स्टेज हो, प्रीलिम्स की स्टेज हो या मेंस की स्टेज हो या फाइनल सिलेक्शन हो, किसी भी स्टेज पर नहीं होता तो एक बार तो दुख होता ही है वो मानसिक तनाव में भी आते हैं, परिवार वाले भी परेशान होते हैं, बट उससे जल्दी है वो उभरने की है वो आवश्यकता है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए यदि आपका गोल वही है कि मुझे ये अचीव करना है, तो आपको तुरंत दूसरे दिन से लग जाना है। अभी वैकेंसी है वो आ सकती है कभी भी, हाईकोर्ट का कुछ कह नहीं सकते। ये सितंबर में निकाल लें, अक्टूबर में निकाल लें, नवंबर में निकाल लें, दिसंबर, जनवरी तक चांसेस है। हालांकि मेरी संभावना नवंबर से है, बट फिर भी अपन कुछ कह नहीं सकते। अपनी संभावना अपने कहने से नहीं चलता, हाईकोर्ट अपने तरीके से काम करता है। उनको जब लगेगा कि हाँ सुटेबल टाइम है उस समय, अब के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गया पहले वाले आरजेएस का, अब कभी भी वैकेंसी आ सकती है। तो जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको है वो जी जान से जुटने की आवश्यकता है। घंटों की संख्या भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ते हैं वो कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। एक रिजनेबल टाइम तो आपको देना पड़ेगा। यदि आप पढ़ते ही 1 घंटा हो तो 1 घंटे में कितना पढ़ लोगे आप? 10 सेक्शन पढ़ लोगे, 20 सेक्शन पढ़ लोगे, और एक आदमी 10 घंटे पढ़ रहा है तो आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, आप 10 न पढ़ के 5-6 पढ़ लो, बट 5-6 घंटे है वो आप कंसिस्टेंसी के साथ है वो डेडिकेशन के साथ पढ़िए। फिर वो जैसा किरण ने बताया कि किताब है और आप है, बस उस डेडिकेशन के साथ आप देखोगे तो वो 5-6 घंटे की पढ़ाई भी आपको 10 घंटे जितना रिजल्ट दे देगी। हर स्टेज पर डेडिकेशन की जरूरत है, चाहे आप क्लास रूम में बैठे हो, आपका 100% डेडिकेशन है वो जरूरी है। कई बार मैं स्टूडेंट देखता हूँ चलती क्लास में ऐसे फ़ोन आ रहा है, बाहर जा रहे हैं 2-2 मिनट से 3-3 मिनट से वापस आ रहे हैं। गलत आदत है, खुद डिस्टर्ब हो रहे हो
आप स्विच ऑफ क्यों नहीं कर देते हो फ़ोन? आपकी पढ़ाई से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है इस 2 घंटे के अंदर? जब आपके फैमिली ने आपको यहाँ रखा ही इसलिए है कि आपको पढ़ना है, इस पर्टिकुलर पीरियड में जाके पढ़ना है, और उस समय में आप फ़ोन ऑन रख रहे हो, आप 2 मिनट 3 मिनट में बाहर जा रहे हो, हर कभी कोई उठ के जा रहा है, कभी कोई उठ के जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी खराब है। आपको देख के कोई और भी मोटिवेट होगा इस तरीके की हरकत करने के लिए, क्लास भी डिस्टर्ब होती है, फैकल्टी भी है वो या टीचर है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो आप थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखें, कुछ स्व अनुशासन के नियम भी लगाएं अपने खुद के ऊपर। हर बात टीचर कहे या कोचिंग के जो डायरेक्टर है वो कहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस आपका हो रहा है। टीचर तो अपना काम कर रहा है, वो तो पढ़ा देगा, आप पीछे एक सेक्शन उसने पढ़ा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, उस 2 मिनट में आप बाहर चले गए, 2 मिनट बाद में बाहर आते हो और आप वो नहीं पढ़ पाए उस चीज़ को। तो ऐसा थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की है वो आवश्यकता। कोई मैं किसी पर्सनल किसी कैंडिडेट को इंडिकेट करके नहीं कह रहा हूँ, ये सबके लिए जनरल बात है। ऐसी और भी चीज़ें, ज़रूरी नहीं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, आप जैसे लाइब्रेरी में बैठे हो तो आपका डेडिकेशन 100% होना चाहिए। हाँ, खाने का टाइम आप खाना खाइए, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा प्रॉपर दीजिए उसको टाइम। चाय पीनी है, कुछ पीना है तो 10 मिनट दीजिए आप। पर जब किताब लेके बैठ गए आप पढ़ने के लिए, तो फिर बुक और केवल आप, फ़ोन आपका बंद होना चाहिए उस समय। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन पढ़ा, बीच में व्हाट्सअप मैसेज आ गया, उसको आप रिप्लाई दे रहे हो, फिर वापस उस फ़ोन पे आ रहे हो, या फेसबुक पे कुछ देख रहे हो, या इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हो। ये सब आपका टाइम खराब करने वाली चीज़ें हैं, ये आपको मंजिल तक जाने से रोकने वाली चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना होगा, और ऐसा ही आपको अपने रूम पे भी है वो बरतना है, क्लासरूम और लाइब्रेरी ही नहीं। आप अपने रूम पे भी जब स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप बैठ के, उस समय भी इसको फॉलो करें आप, कि जब पढ़ने बैठ गए तो केवल पढ़ाई होनी चाहिए, उस समय कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो कहना ये है कि आप, जरूरी नहीं है कि ये एंड्रॉयड फ़ोन भी रखो, सिंपल फ़ोन रखो आप, कोई ज़रूरी नहीं है। नज़दीक रह रहे हो, आपको सब इन्फॉर्मेशन फ़ोन करके पूछ लो किसी स्टूडेंट को कि हाँ क्लास का टाइमिंग यही है कि या कोई चेंज हो रहा है आज, या 5 मिनट ही तो लगेंगे, आके वापस चले जाएंगे। ऐसा कभी एक दिन होगा महीने में, 2 दिन में, महीने 2 महीने में एक आध दिन ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चले रहा, आप आगे क्लास आपको बंद मिले, बाकी रूटीन में तो कभी ऐसा होता नहीं। सिंपल फ़ोन रखिए, एंड्रॉयड फ़ोन को रखना बंद कर दीजिए सिलेक्शन होने तक, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं आपका समय लेती है और आपके माइंड को डाइवर्ट करती है। तो ये डाइवर्ट करने वाली चीज़ें, आपका समय लेने वाली चीज़ें जो है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको हटाना पड़ेगा। ये अपने लेवल पे आपको है वो, हर कैंडिडेट को ऐसा डिसीजन है वो लेना है। और बाकी लिखने की प्रैक्टिस है रफ रजिस्टर वगैरह में, और सब चीज़ें जो एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो आवश्यक है, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मेंस में नहीं लिख पाओगे। प्रीलिम्स में तो गोले हो जाएंगे, बट मेंस में लिखने की बात, जब हैबिट जब आपने पहले से लिख रखे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी है वो प्रॉपर आपने दे रखी है मेंस की, और अपने टेस्ट सीरीज़ के अलावा भी रफ रजिस्टर के अंदर क्वेश्चंस या वो रफ वो आंसर्स लिख के पॉइंट्स वगैरह, केस लॉज वगैरह, उनका क्रक्स क्या है, ये लिख के प्रैक्टिस यदि आपने की है, तभी आपका पेन चल पाएगा मेन एग्जाम में। अन्यथा कुछ लिखने के बाद पेन रुक जाएगा आपका, अब आगे ब्लैंक हो जाओगे, आगे क्या लिखें। वो प्रैक्टिस आपको जो है चीज़ें याद करने में भी हेल्प करेगी, और लिखने में वो आपकी कंटिन्यूस है वो बनी रहेगी। आपका पेन रुकेगा नहीं, आपका दिमाग नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, कुछ न कुछ चीज़ें आगे से आगे रिकॉल होती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस जो है वो सम्मान समारोह का जो प्रोग्राम था, इसको है वो विराम देता हूँ।